मंच पे बैठे सभी मान्यवर, हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति डी कोशे पाटिल जी, इस शहर के शिक्षण में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले टीए इनामदार जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश बाटवे जी, मंच पे बैठे अन्य मान्यवर और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मौलाना आजाद मित्र मंडल के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम आज आयोजित किया। मैं आपके सामने थोड़ी अलग किस्म की बात रखने वाला हूं और वो जानबूझकर मुद्दा ये है कि आज इस देश में, विशेषकर कर्नाटक में, टीपू सुल्तान की विरासत पर एक बहस चल रही है। ये बहस वो लोग चला रहे हैं जो इतिहास को सांप्रदायिक नजरिए से देखना चाहते हैं और उसका फायदा उठाकर या उस आधार पर इस देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहिए। अपने आप में ये बात असल में इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के संविधान पर हमला है। क्योंकि हमारे देश का संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ देश में भाईचारा बढ़ाना है, देश को धर्म के आधार पर बांटना नहीं। इतिहास का ये जो सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है, जो धर्म के नाम पर इतिहास को देखा जा रहा है, असल में इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों ने जब इस देश को गुलाम बनाया तो इस देश को गुलाम बनाने के पीछे उसका एक जस्टिफिकेशन, उसका औचित्य ठहराने के लिए एक अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी और उन्होंने इतिहास को धार्मिक नजरिए से देखा। उन्होंने इतिहास को 3 खंडों में बांटा। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा अंग्रेज काल। उन्होंने ये दिखाया या दिखाने की कोशिश की कि पहले ये हिंदुओं का देश था, बाद में मुसलमानों ने इस पे कब्जा किया और बहुत अत्याचार किए और अंग्रेज इस देश को उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए आए। तो इस प्रकार अंग्रेज इतिहासकार अंग्रेजों के शासनकाल को उचित ठहराने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर अंग्रेजों ने इस पूरी थीसिस को आगे बढ़ाया आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, लोगों को धर्म के नाम पे बांटने के लिए, ताकि आजादी का आंदोलन कमजोर। और इस देश के उस जमाने के जो सांप्रदायिक संगठन थे, जो धर्म की राजनीति कर रहे थे, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे थे, वो सारे संगठन अंग्रेजों के इसी इतिहास को पी गए,
उन्होंने भी वही इतिहास प्रसारित किया और आज वही संगठन इस देश में उसी इतिहास को आज भी आगे बढ़ा। तो करना क्या चाहते हैं? यानी वो राजाओं को हिंदू और मुसलमान के रूप में कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो फिर इतिहास को कैसे देखा जाए? इतिहास में प्राचीन काल से लोग इधर से उधर जाते रहे हैं और बसते रहे। जो क्या जहां गया वहां बस गया, उसने वहां की मिट्टी में वो मिल गया और वहां का हो गया। प्राचीन काल में तो देश की संकल्पना ही नहीं थी। मध्यकाल में धीरे धीरे देश की संकल्पना बनने लगी, लेकिन देश अभी तक बना नहीं था। यही कारण है कि मध्य एशिया से जब लोग और राजे इस देश में आए तो वो इस देश को गुलाम बनाने के लिए नहीं आए। ये इतिहास का सांप्रदायिकीकरण हुआ। वो यहाँ पर रहने के लिए आए। इस देश की समृद्धि से आकर्षित होकर वो यहाँ आए, अलग अलग राजाओं से युद्ध किए। वो यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों पर शासन करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए उस काल को, यदि यहाँ पर मध्यकाल में तुर्क और अफगान आए, मध्य एशिया से बाद में मुगल आए, तो ये कहना कि वो हमलावर थे, वो यहाँ पर गुलाम बनाने के लिए आए थे, ये एकदम गलत बात है। वो यहाँ रहने आए थे, वो यहाँ बसे। ये भी सही बात है कि इतिहास में कुछ राजा दूसरे इलाकों को लूटने के लिए गए। वो बाहर से भी राजा आए, जैसे महमूद गजनी आया, लूट के चला गया, या यहाँ के राजाओं ने भी एक दूसरे के इलाकों पर हमला किया, लूटे और वापस आ गए। उसका भी आधार धर्म नहीं था, वो लूट। वापस अपने मुद्दे पर आए। आज ये जो इतिहास को, मध्यकाल को इस्लामिक पीरियड, मुस्लिम काल के रूप में देखा जा रहा है, ये निहायत ही गलत बात है। और आज उन सारे राजाओं को बदनाम करके उनकी पूरी विरासत को इतिहास की किताबों से भी निकाला जा रहा है। अब फिर कैसे देखा जाता है? फिर राणा प्रताप देशभक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकबर से युद्ध किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राणा प्रताप जिस युद्ध में भाग लिए, उसमें राणा प्रताप के कमांडर, उनके सैन्य कमांडर हकीम अजमल खान, और अकबर की तरफ से लड़ने कौन गया? राजा मानसिंह गए। तो राणा प्रताप के साथ मुसलमान थे और अकबर के साथ हिंदू थे। वो हिंदू बनाम मुसलमान युद्ध कैसे हुआ? वो युद्ध था, दो राजा आपस में लड़ रहे, उसमें कोई देशभक्ति या देशद्रोह का मामला नहीं है। वो दो राजाओं की लड़ाई है। मुगलों को ये इस रूप में देखना कि वो देशद्रोही थे, उसका कारण ये है कि आप ये बताना चाहते हो, सांप्रदायिक ताकतें ये बताना चाहती हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान हमेशा से लड़ते रहे। ये एकदम गलत बात। उस काल में, मुगल काल में, सच्चाई ये है कि 1700 तक आते आते ये देश विकास के शिखर पर था, दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका था। उस जमाने में 1700-1750 के बीच में दुनिया का 1/4 उत्पादन भारत में होता था। यहाँ पर यूरोप के देश मिलाकर जितने जहाज बनाते थे, उससे ज्यादा जहाज सिर्फ बंगाल में बनते। इतना विकास था। वो विकास क्यों था? क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की नीति अपनाई गई, धार्मिक मिलत जुली संस्कृति पैदा करने की कोशिश की
इस देश में मिली जुली संस्कृति बनी और यही कारण है कि जब देश में सारे लोग मिलकर रहेंगे और आर्थिक विकास पर जोर होगा तो देश प्रगति करेगा। तो मुगल काल को, जिस काल में इस देश ने इतनी प्रगति की, आज यदि उस काल को झुठलाकर झूठ के नाम पे बताया जा रहा है कि बहुत अत्याचार हुए हिंदुओं के ऊपर, तो यह झूठी बात है। ये इतिहास का विद्रूपीकरण। यह शिवाजी के साथ भी हुआ है। छत्रपति शिवाजी वो भले ही व्यक्तिगत तौर पर हिंदू राजा थे, वो सेक्युलर राजा थे, इसीलिए उनको रैयत का राजा बोला जाता है। वो सारे धर्म और जातियों के राजा थे। सारे धर्म और जातियों के लोगों ने उनके लिए कुर्बानी दी। उनकी सेना से लेकर उनके तमाम अधिकारियों में हर धर्म के लोग थे। उनको आज महाराष्ट्र में जनता प्यार क्यों करती है? क्योंकि वो जनता के राजा है। वो एक धर्म के राजा नहीं थे, वो सेक्युलर राजा है। तो दोस्तों, मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि उस काल में, मध्यकाल में, राजाओं को देशद्रोह या देशभक्त के रूप में देखना इतिहास का विद्रूपीकरण है, इतिहास का सांप्रदायिकीकरण है। और सही देशद्रोही कौन थे? अंग्रेज। देशद्रोह क्या? वो तो यहाँ पे गुलाम बनाने आए थे ना। उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया और लूटा, इस देश के विकास को खत्म कर दिया। यहाँ पर इतना टैक्स बढ़ा दिया कि अकाल पड़ने लगे, शहर खत्म हो गए। 1750-60 से लेकर 1900 तक इस देश में 20 अकाल पड़े, जिसमें हर अकाल में 30 से 40 लाख लोग मरते थे। 20 अकाल पड़े, हर अकाल में 20 से 40 लाख लोग मरे। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये अंग्रेजों ने किया। वो सही लुटेरे थे, वो असली लुटेरे थे। अब बहुत संक्षेप में, क्योंकि देर भी होगी और हमारे अध्यक्ष को बोलना है। टीपू सुल्तान की विरासत पर आता। टीपू सुल्तान एक राजा, तो उनके अलग अलग आसपास के राजाओं से युद्ध होते थे। और जैसा कि युद्ध में होता है, उस जमाने में तमाम राजा आपस में लड़ते थे। इन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, निजाम ऑफ हैदराबाद से भी लड़ाई लड़ी और पेशवाओं से भी लड़ाई लड़ी। और युद्ध में जब आप लड़ाई लड़ोगे दूसरी जनता के साथ, वो सही गलत की बात नहीं है, वो राजाओं की नहीं। हम राजाओं के कोई पक्षधर या विरोधी नहीं है। उस जमाने का वैसी व्यवस्था नहीं थी। और राजाओं ने जब दूसरे राज्य पे हमला किया तो उस समय अत्याचार होंगे, क्योंकि युद्ध है। तो लेकिन आज जानबूझकर टीपू सुल्तान की विरासत को इस रूप में बताया जा रहा है कि वो जानबूझकर एक हिंदू विरोधी राजा, जबकि ये सरासर झूठ है। अपने राज्य में टीपू सुल्तान की जबरदस्त सेक्युलर भूमिका थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1791 में 1791 में पेशवाओं की सेना ने शंकराचार्य के मठ श्रृंगेरी में उस पर हमला किया और उसको लूटा। ये इतिहास का तथ्य है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य, जगत गुरु सच्चिदानंद भारती तीसरे, उनको वहां से भागना पड़ा और उन्होंने टीपू सुल्तान से मदद मांगी और टीपू सुल्तान ने तुरंत मदद भेजी और वापस मठ को खड़ा करने में सहयोग किया। तो टीपू सुल्तान एक हिंदू विरोधी राजा कैसे? ये रिकॉर्ड में है कि टीपू सुल्तान अपने राज्य में कम से कम 156 मंदिरों को हर साल दान दिया करते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। न्यूनतम 156 मंदिरों का तो सूची हमारे पास है। मेरे पास उनमें से कई नाम भी है।
समय की कमी के चलते मैं नहीं बता। टीपू सुल्तान के राज्य में ये बोल टीपू सुल्तान के दरबार में सबसे मुख्य पदों पर हिंदू थे। उनका सेना का कमांडर इन चीफ का नाम था कृष्णराव और उनके प्रधानमंत्री थे कृष्णाचार्य पूर्णिया। ये दोनों हिंदू थे और तमाम नाम है उनके दरबार में। उनके मुख्य अधिकारी उस समय राजा अपने आप को हिंदू या मुसलमान करके नहीं देखते थे भाई। टीपू सुल्तान के बारे में हम सोचते हैं कि मुस्लिम राजा थे तो मुसलमान प्रोग्राम आयोजित करते हैं, और शिवाजी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो हिंदू राजा थे तो हिंदू प्रोग्राम आयोजित करते हैं। दोनों ही सेकुलर थे। दोनों राजाओं के लोगों के बारे में सारी जनता को प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि दोनों धार्मिक सौहार्द की बात करते थे। यही कारण है कि भारत के एक बहुत मशहूर इतिहासकार, उनका नाम है B.A. सालेतोरे, वो पुणे के ही है। पुणे के एसपी कॉलेज में 1938 में प्रोफेसर थे और इस देश के नामी गिरामी इतिहासकार रहे हैं। वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदू धर्म के संरक्षक थे। ये उन्होंने पदवी दी है टीपू सुल्तान। और बात इतनी नहीं है कि वो टीपू सुल्तान की प्रशंसा इसलिए भी की जानी चाहिए कि वो अपने जमाने के कमाल के राजा थे। ये जो रेशम का उत्पादन मशहूर है जिसके लिए, वो रेशम उद्योग की नींव टीपू सुल्तान ने रखी थी। उन्होंने चीन लोगों को भेजा वहां से रेशम के कीड़ों के अंडे लाने के लिए। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में खेती में तमाम विकास किए। उन्होंने तरह तरह के तकनीकी विकास किए, जिसमें से एक का जिक्र डॉक्टर नंदन ने किया। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं। रॉकेट उसके पहले भी बने थे, मुगलों के पास भी रॉकेट थे, चीनियों के पास भी थे, लेकिन पहला बढ़िया रॉकेट, लोहे की कवच में रॉकेट जो 2 किलोमीटर तक जा सकता था, इसका विकास टीपू सुल्तान ने किया। और यही कारण है उनकी बंदूकें अंग्रेजों की बंदूकों से अच्छी थी। और यही कारण है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पहले वाले युद्ध में जबरदस्त मार दी। बाद के युद्धों में क्योंकि आसपास के राजा अंग्रेजों से मिल गए, तो टीपू सुल्तान 4 मई को शहीद हो अपनी राजधानी की रक्षा करते। लेकिन अंत में मैं कहना इतना चाहता हूं कि दोस्तों, हमको इतिहास को समझना होगा। जो प्रचार किया जा रहा है ये मुसलमानों का इतिहास है, ये हिंदुओं का इतिहास है, इस चक्कर में मत फंसिए। हमारे देश का मिला जुला इतिहास है, और क्योंकि हमारे देश की मिली जुली संस्कृति है, हमको सांप्रदायिक ताकतों का शिकार नहीं होना चाहिए। आपने इस कार्यक्रम के लिए मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जा रहे हैं